तो आज के आपके करंट अफेयर्स 30 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है एक साउथ इंडियन किंगडम के बारे और उनके आर्ट फॉर्म के बारे, चोला आर्ट। आपके साउथ इंडिया में किंगडम रहा है एंशिएंट में भी और मेडिवल में जाके एंड हुआ है, चोलास। जो आज आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु और नीचे आंध्र प्रदेश का एरिया है, ये इस एरिया में रहते थे। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिया का बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट है, ये वहां पे एग्जिस्ट करने वाला किंगडम था चोलास। ठीक है, जैसे आपके मुगल्स रहे हैं, ये सब रहे हैं, साउथ इंडिया का ये एम्पायर है। अब ये अपने आप में इनका आर्किटेक्चर जो है ना, वो दुनिया भर में रिनाउंड है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक कल्चर की जगह है। यूनिक कैसे है ये जगह? देखो यहाँ पे जैसे एक आपकी एनसीईआरटी में एक टेम्पल बारे, दो टेम्पल्स के बारे डिस्क्राइब किया हुआ है। एक था, इन्हीं के द्वारा दो टेम्पल बनाए हुए हैं, थांजावुर और बहुत ही बड़ा नाम है, गंगई कोंड चोलापुरम, ये पूरा नाम है। ठीक है, ये आगे मतलब एंशिएंट इंडिया में तुम ये नाम पढ़ोगे, थंजौर और ये आपका गंगई कोंड चोलापुरम, ये शहरों के नाम है साउथ में। यहाँ पे आपके चोलास ने टेम्पल बनवाए थे, आइडेंटिकल टेम्पल है, दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। इनकी जैसे खासियत क्या है, जो आपके टेम्पल है ना, बिल्कुल एंड में बताता हूं, इन टेम्पल्स के रूफ पे एक सिंगल पत्थर पड़ा हुआ है, एक सिंगल बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है बिल्कुल टेम्पल की छत पे। अब ये पत्थर उस जमाने में ना क्रेन्स थी ना कुछ था, तो ये पत्थर यहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही बहुत सालों के लिए। फिर मतलब क्योंकि वैसे क्या होता है, नहीं तो हम टॉप पे जाके चीजों को असेंबल कर देते हैं और उससे बनाते हैं। ये पत्थर जैसे नेचर में था, इन्हें कहते हैं मोनोलिथिक। मोनो का मतलब होता है वन, लिथ का मतलब होता है पत्थर। लिथ वर्ड जहां पे भी आएगा इसका मतलब होगा पत्थर। तो अपने आप में मोनोलिथिक का मतलब है एक सिंगल पत्थर। तो जैसा ही इन्वायरमेंट में मिला, हजारों टन का ये पत्थर आपका वैसे ही आड़ा में बन जाता है। आपके वहां पे वो लास्ट वाली चेयर टूटी तो नहीं हुई वो वाली? ठीक है ना, अगर है तो चेंज कर लेना। तो आपके यहाँ पे ये जो है, ये पत्थर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? तो इसीलिए यहाँ पे फिर पता चला कि पहुंचा कैसे, यहाँ पे ना एक रैंप बनाई गई थी आपके, हजारों कह दिए, 3-4 किलोमीटर लंबी रैंप बनाई गई, जिसके ऊपर आपके हाथियों के द्वारा ये पत्थर घसीट के लाए और फिर इन हाथियों को दोबारा से उतारा। तो इतनी दूर तक मिट्टी इकट्ठी करके रैंप बनाई, रैंप से पत्थर ऊपर लेके आए और पत्थर रखा और सारे हाथी लेके गए। तो ये अपने आप में इसी तरीके से जो ये चीज बनी है ना, बहुत ही अनोखी है। ठीक है, और कितना पैसा खर्च किया होगा इतनी सारी लेबर लगाने में। ठीक है, और ये जो पूरी रैंप बनाई हर चीज में। तो इसी तरीके से आपकी और भी चोलास ने बहुत ही अनोखी टेक्निक्स अप्लाई की है। जैसे चोलास के टाइम पे आपकी जो ज्यादातर मूर्तियां बनी है ना, जो चोलास से मूर्तियां बनाई, वो या तो ब्रोंज की मूर्तियां बनाते थे, जैसे आपके नटराज के जो वो हैं, नटराज की जो मूर्ति है वो ब्रोंज की बनी हुई है। ठीक है, नटराज तो आपने देखा ही है। ठीक है, आज फिर से अखबार में वही आई हुई थी, पर चोलास के रिगार्डिंग आई हुई थी, जो नटराज के ज्योमेट्री बॉक्स पे भी होती थी, वो वैसे भी देखी होगी, पूरा पोस्चर के साथ। मेरी ड्राइंग बुरी है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे वो सर्कल के साथ। ठीक है समझ गए ना तुम, ज्योमेट्री बॉक्स पे देखी होगी, आइडेंटिफाई कर लिया। तो यही बनाने को बना लूं, पर फिर सारा लेक्चर में ड्राइंग ही करता रहूंगा ठीक है, तो आपके यहाँ तो ब्रोंज की मूर्तियां बनाते थे, या ये जिस स्कूल, देखो आपके इंडिया में ना अलग अलग आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुए थे।
3 आर्ट फॉर्म्स हम जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आपके 3 आर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। एक था आपका गंधारा, ये एरियाज हैं, और कौन से थे? गंधार था और मथुरा, और तीसरा अगर किसी ने सुना हो तीसरा है अमरावती। ठीक है, ये कम सुना जाता है, ये तीसरा जो स्कूल है ये कम है। ज्यादातर जगहों पे ये 2 स्कूल को ही पढ़ोगे, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर ये स्कूल क्या होते हैं उस जमाने में, एक्चुअली स्कूल ऑफ आर्ट लिख कहते हैं। जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये क्या था? ये अपने आप में कोई स्कूल नहीं थे वहां पे, ये कुछ ऐसे इंडिया में, मतलब ये तीनों शहर है ना। अमरावती अब किसकी कैपिटल है? आपका जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उसकी कैपिटल, वन ऑफ द कैपिटल। आंध्र प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स है। आंध्र प्रदेश ने एक कैपिटल नहीं बनाई। हैदराबाद को कैपिटल कंसिडर करते हैं। तेलंगाना में चली गई है वो, वहां पे ऑफिसेस शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली है कि अभी आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुए थे, अब दोनों को अपनी सरकारी बिल्डिंग्स अपनी अपनी बनानी है। तो आंध्र प्रदेश अभी अपनी कैपिटल्स बना रहा है, 2014 से लगा हुआ है, सेंटर से फंडिंग मांग रहे हैं, सेंटर दे नहीं रहा। ठीक है, तो अपने सिर पे जो कर पा रहे हैं लगे हुए हैं वो। तो इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, पर आपकी 3 कैपिटल्स वो अभी तैयार कर रहे हैं, वो कभी और करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो ये अमरावती शहर वहां है। बाकी गंधारा जो है ये आज का कंधार अफगानिस्तान का एरिया। यहां पे जो आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व हुए उसके मुताबिक ये शहर मशहूर होने लगे, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या हुआ, देखो कोई शहर मशहूर हो जाता है ना किसी चीज के लिए, फिर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो उसी शहर के आसपास जाके सेटल होने लग जाते हैं। ठीक है, और वो उसी आर्ट फॉर्म को अपनाने लगते हैं। जैसे कि अलग अलग जो जिस इलाके में जो पत्थर मिलता है उसी पत्थर से वो मूर्तियां बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भगवान के ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं, जैसे जो गंधार है, इन्होंने ज्यादातर मूर्तियां बुद्धा की ही बनाई है। अमरावती में भी ज्यादातर मूर्तियां बुद्धा की ही है, मैक्सिमम। ये तो ओनली बुद्धा है, ये मैक्सिमम बुद्धा है। ठीक है, यहां पे आपका बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, और हिंदुइज्म की भी मूर्ति है। मथुरा हार्ट में पड़ गया ना, हिंदू हार्टलैंड के बीच में पड़ गया। कहां पे है मथुरा? तो हार्टलैंड है यूपी तो। ठीक है, तो इस कारण ये तीनों के तीनों रिलीजन वहां पे आ गए। तो इसके कारण अब जहां जहां पे जो जो पत्थर पाए गए, उसके बाद वहां के, अब ये स्कूल अलग अलग फेमस क्यों है? अब ये जब मूर्तियां बनाते थे ना, ये अलग अलग टाइप की डिटेल्स देते थे। जैसे गंधार और मथुरा में, पहले थोड़ा सा फर्क बताऊं, फिर अमरावती के तो ऊपर पॉइंट्स लिखे मैं वहां से दिखाता हूँ। गंधार जो था ये ना एक तरह से, जब ग्रीक्स, जो आपके आज ग्रीस के हैं, जब ग्रीक्स आए थे ना, ये वो आर्ट फॉर्म ये लेके आए थे। तो आपने ग्रीक गॉड्स बारे सुना होगा, जो जो आपके हरकुलिस, थॉर, ये सारे जो हैं ये ग्रीक गॉड्स हैं। जूस, ये सारे जो हैं ये आपके ग्रीक गॉड्स हैं। वो वहां पे ग्रीस में भगवानों की ना मूर्तियां बहुत ही लार्ज स्केल और बहुत ही डिटेल में बनाते थे। तो उन्होंने जब इंडिया आके बुद्धिज्म की, बुद्धा की मूर्तियां बनानी शुरू की, उसमें बुद्धा के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में ध्यान दिया। जैसे कि बुद्धा की आईज हाफ क्लोज्ड हो, उसके बाद करली हेयर्स प्रॉपर बनाए, उसके बाद जो बुद्धा ने कपड़ा भी लिया हुआ है उसके ऊपर मल्टीपल जो फोल्ड्स बनाने हैं, वो एक एक फोल्ड क्लियरली बनाओ। ठीक है, बुद्धा को थोड़ा मस्कुलर बनाया। ठीक है, तो गॉड लाइक फीलिंग भी तो आनी चाहिए। ठीक है, पतले से बना दोगे तो लोगों को लगेगा ही नहीं। तो भगवान बनाना है तो वैसे का ऑरा क्रिएट करने की कोशिश। तो ऐसे सारे जो फीचर थे, सॉरी, ऐसे जो सारे फीचर थे ये आपके इसी तरीके से आपके इवॉल्व हुए। ठीक है, तो
मथुरा जो स्कूल था ये आपके इंडियन, अपने इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। तो जैसे इंडियन भगवानों की मूर्तियां बनाई जाती हैं वैसे ही बुद्धा की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। और अमरावती जो स्कूल है ये खास करके, हाँ जी नेहा, और अमरावती जो है ये साउथ इंडिया का जो आर्ट फॉर्म है ना उसे रिप्रेजेंट करवाता है। इसमें भी सॉरी ज्यादातर चीजें आपकी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पे व्हाइट मार्बल यूज किया जाता था आपकी मूर्तियां बनाने के लिए। तो हर जगह अलग अलग पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, बाकी जगह और भी बाकियों के पॉइंट पड़ेंगे, कहीं पे रेड स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, कहीं पे येलो हुआ है, वो सब कुछ वो ये पत्थर याद करने जरूरी होते हैं। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बन के आती है कि अमरावती स्कूल में किस पत्थर का यूज हुआ, ठीक है। या अमरावती स्कूल यूज्ड रेड सैंडस्टोन। क्या ये लाइन सही है या गलत है? गलत है। रेड सैंडस्टोन नहीं यूज किया, व्हाइट मार्बल यूज किया। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट इसी तरीके से पेपर में आते हैं, हमने बस ये चीज को याद रखना है, ठीक है। अगर हमें पत्थर पता है तो बस वो स्टेटमेंट पता होगी। उसके बाद नेचुरलिज्म को प्रमोट करता था। अब नेचुरलिज्म क्या होता है? नेचुरलिज्म होता है कि जैसे हम दिखते हैं, देखो जब मैंने गंधारा स्कूल बताया वो गॉडली दिखाना चाहते थे ना लोगों को, तो अगर तुमने किसी को गॉडली दिखाना है तो तुम ऐसे फीचर्स दिखाओगे जो ह्यूमंस के लिए, अब एज अ ह्यूमन हम सब में डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो गॉडली दिखाने के लिए तुम भगवान को ज्यादा बड़ा, ज्यादा ह्यूज और उस सेंस में दिखाओगे कि तुम्हें उस मूर्ति को देख के फीलिंग आए कि हाँ ये भगवान है। पर ये अमरावती स्कूल में नेचुरलिज्म के जैसे जो चीज एक्चुअली इन्वायरमेंट में दिखती है ना वैसी दिखाने की कोशिश कर। तो हर स्कूल में जो वहां पे आर्टिस्ट थे उनका अपना अपना माइंडसेट था और वो उनकी वहां पे स्कल्पचर्स और आर्ट फॉर्म में दिखता है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे आई है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे फीचर्स इसी तरीके से यहाँ पे लिखे हैं। ह्यूमन फिंगर्स जो थे वो स्लेंडर एंड स्लाइटली इलोंगेटेड, स्लेंडर यानी कि पतले और थोड़े से लंबाई में बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे गंधारा वाले थोड़े बड़े बना रहे हैं, ये श्रिंक करके पर लंबाई, ठीक है। आपके गंधार स्कूल बहुत ही फेमस रहा है एक टाइम पे। आज जैसे आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम है, इस्लाम आज से सिर्फ उस एरिया में सिर्फ 1000 साल पहले ही आया। उससे पहले वहां के लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे। 1000 साल पहले जितने भी इंसेस्टर्स हैं इनके, इवन जो तालिबान के इंसेस्टर्स हैं वो बुद्धिज्म में थे, आज उन्हीं की मूर्ति उड़ाते घूम रहे, ठीक है। अगला करंट अफेयर है एक ना, फिस्कल डेफिसिट। अब ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं मैं पहले आपको ये बता दूं, ये इकोनॉमी में पूरा डिटेल चैप्टर आता है इसी के ऊपर, पर करंट अफेयर में हम साथ के साथ इसे पढ़ लेते हैं तो मैं यहाँ पे भी आपको बता दूं। हाँ जी, तो मैं फ्रेश शीट दूसरी खोल लेता हूँ, उस पर समझाता हूँ। देखो आपकी जो गवर्नमेंट काम करती है, इस चीज को ध्यान से समझना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। एक आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो पैसे की पॉलिसी होती है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, ये क्या होती है अभी मैं बताता हूँ, नाम पहले बता दूं, ठीक है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल का मतलब होता है जो आपका बजट होता है, जो सरकार का बजट है उसे कहते हैं सरकार की फिस्कल पॉलिसी। ये बजट जो है ये सिर्फ एक आम कॉमन लैंग्वेज के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स में बजट नहीं यूज होता, उसमें फिस्कल मैनेजमेंट वर्ड यूज होता है। जो सरकार के अपने एक्ट्स हैं या कोई भी पेपर वर्क है उस सब में फिस्कल वर्ड लिखा होता है। फिस्कल का मतलब होता है बजट। मॉनेटरी का मतलब होता है जो काम आरबीआई करता है। तो इंडिया में दो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके जो इंडिया के सारे पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, एक आपकी गवर्नमेंट होगी और एक हो गया आपका आरबीआई।
अब ये दोनों अलग अलग काम क्या होते हैं। सबसे पहले बजट की बात करते हैं। देखो बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ देखो दो चीजों को कवर करता है, सरकार कितने पैसे कमा रही है, सरकार कितने पैसे लगा रही है। ठीक है, यानी कि सरकार को रेवेन्यू कितना आ रहा है और सरकार एक्सपेंडिचर कितना करने वाली, खर्चा कितना करने वाली है। रेवेन्यू में हर चीज आ गई, आपके जीएसटी जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपके टैक्सेस में रेवेन्यू अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्टली किसी जगह से, जो सोर्स से लिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का ये मतलब है ना कि इतनी इनकम है, इसका जितना परसेंटेज बनता है वो सरकार का हुआ, वो है डायरेक्ट टैक्स, अमाउंट डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और जो एक्चुअली चाहे तुम अभी कमा भी नहीं रहे होगे, तुम इनडायरेक्ट टैक्स जरूर पे करते हो। तो अगर कभी कोई कहे कि कंप्लेंट तो कर रहे हो टैक्स नहीं देते, अगले को कह देना कि देते हैं। क्यों? जब ये बाहर खाने पीने को कुछ भी लेते हो जीएसटी लग जाता है ना, चिप्स का पैकेट भी लेते हो जीएसटी दे रहे हो, सरकार की कमाई है ये। तो इन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे तुम्हारी इनकम के ऊपर थोड़ी पैसा लग रहा है, तुमने कुछ खरीदा तब ये टैक्स आके लगता है, नहीं खरीदोगे तो नहीं लगेगा। वहां पे तो कमा रहे हो तो बस टैक्स लग गया, वो हुए डायरेक्ट। कुछ लेना देना नहीं कि पैसा कहां से आया या कैसे तुम्हारे पास पड़ा, टैक्स लग जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब है आपका जब खरीदोगे तब लगेगा, ठीक है, जब उसकी यूटिलिटी आएगी। तो ये इनडायरेक्ट हुए। तीसरा सरकार के कमाने का जरिया है सरकार की जो कंपनी है, उनसे सरकार कमाती है डिविडेंड्स, इन्हें कहते हैं। टेक्निकल वर्ड्स में तुम्हें बता रहा हूं ताकि पेपर में कभी भी आ जाए तो तुम्हें पहले से आइडिया। और जब इकोनॉमी पढ़ोगे करंट अफेयर्स के थ्रू, फायदा क्या होता है, अगर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो जाती है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आइडिया लग जाता है कि पढ़ने क्या वाले। डिविडेंड्स क्या होते हैं कि अब देखो जितनी सरकार की कंपनी है, जैसे रेलवे है, अब रेलवे जितना साल में पैसा कमाती है, रेलवे अपना बजट बनाती है, उसमें से रेलवे ने सैलरीज देनी है, रेलवे ने अपनी मेंटेनेंस के लिए पैसा देना है, रेलवे ने नई ट्रेन्स लगानी है, और कुछ पैसा रिजर्व पे भी रखना है। पर रेलवे को चलाने के लिए जो इनिशियल पैसे दिए थे वो सरकार ने दिए थे ना, तो एक तरह से सरकार रेलवे के अंदर एक इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर के तौर पे हर साल रेलवे को सरकार को पैसे देने ही पड़ते हैं। तो ऐसे ही सरकार की जितनी भी कंपनीज हैं, ओएनजीसी होगी, इंडियन ऑयल होगी, जितनी भी आपकी सरकार की कंपनीज हैं, ये सब सरकार को सरकार का हिस्सा देते हैं। तो सरकार की ये भी कमाई है। हाँ जी, हाँ, शेयर ऑन रेवेन्यू होता है। प्रॉफिट तो तुम गिरा के दिखा दो, ठीक है। ये सरकार पहले कुछ प्राइवेट कंपनी से धोखा खा चुकी है, प्रॉफिट सरकार ने छोड़ दी है। होता क्या था, ये जो मुझे अभी अक्षय ने बात की, मैं ये भी बता दूं, ये अभी का कंसर्न नहीं है, पर मैं तुम्हें ये चीज बता दूं। देखो दो तरीके से कंपनी से पैसा लिया जा सकता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। या तो तुम कह सकते हो कि तुम जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका इतना हिस्सा दे देना। पर लेट्स सपोज किसी ने 1000 रुपए का बिजनेस किया, वो प्रॉफिट 100 रुपए का शो करे, और तुम कहो कि मुझे 10% देना है, तुम्हारे तो 10 रुपए रह गए ना। महेंद्र जी आपका माइक ऑन हो गया। हाँ, तो आपका अगर प्रॉफिट का हिस्सा मांगोगे, वो प्रॉफिट अगर कम दिखा रहे हैं तो तुम्हारा हिस्सा भी कम हो गया। और अगर तुम ये कहोगे कि तुमने जितना कमाया है उसका 10% दो, अब उसका खर्चा जो मर्जी हो, रेवेन्यू का हिस्सा दो, तो 1000 रुपए का 100 रुपए आए ना तुम्हारे पास, 10%। तो ये फर्क पड़ता है इस चीज में। इसलिए आपके सरकार ने क्या किया, देखो आपकी जो जितनी भी ये कोल माइंस है, जितनी भी माइंस है इंडिया में, पहले सरकार क्या करती थी, पहले सरकार का क्लॉज होता था कि प्रॉफिट का हिस्सा देना। पर ये कंपनीज क्या करती थी, जानबूझ के लॉसेस ज्यादा दिखा के प्रॉफिट गिरा देती थी। तो सरकार को नुकसान होता था,
सरकार ने वो मॉडल ही शिफ्ट कर दिया। सरकार कहती है रेवेन्यू का हिस्सा दो, खर्चा तुम्हारे अपना खुद देखो। अगर हमसे माइन ली है, पैसे दो ही दो, ठीक है, नहीं तो माइन छोड़ दो। अगर तुम्हें इतना ही लगता है घाटा हो रहा है, छोड़ दो, किसी और को दे देंगे, लेने वाले बहुत है। सरकार की कमाई 10 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो अब सरकार हर जगह ये मॉडल अप्लाई कर रही है। किस चीज पे? अब मैं पूरी टैक्सेशन पॉलिसी में नहीं जाऊंगा, ठीक है, फिर सारा इकोनॉमी का ही लेक्चर हो जाएगा। अब ये सिर्फ वापस इस पे आते हुए, तो ये है आपके रेवेन्यू। माना आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, रुक जाओ तो आपके ये 3 सोर्स हुए रेवेन्यू के। अब वैसे ही सरकार ने साल में एक्सपेंडिचर भी करना है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, चाहे लोगों को सब्सिडी देनी है, कुछ भी करना है, ये सारा सरकार का खर्चा है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर में काउंट होगी। अब सरकार के बजट को, या तो आपका बजट, अगर सरकार की कमाई ज्यादा है, खर्चा कम कर रही है सरकार, तो आपका बजट होगा, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि सरप्लस है आपका बजट, ठीक है, कि कोई कमी नहीं है, सरकार के पास एक्सेस में आया पैसा, ठीक है। अगर सरकार ने खर्चा ज्यादा किया है और कमाया कम है, तो उसे कहेंगे आपका डेफिसिट आ गया, घाटा आ गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी हुई है उनके लिए नहीं, ठीक है, बाकियों के लिए सोचने वाली बात, क्या सरकार को अपना बजट सरप्लस रखना चाहिए या डेफिसिट रखना चाहिए? हाँ जी, डीपी कोई कंट्रीब्यूशन, सरप्लस या डेफिसिट? देखो, सरप्लस, तुम्हारे पास लाइफ में पैसा सरप्लस कब होगा? जब तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हैं, है ना। मतलब हमारे पास सरप्लस में तभी पैसा होता है ना जब हमारी सारी जरूरतें पूरी हैं, हमें नहीं पता कहां खर्च करना है। एक लेबरर के पास तो नहीं होगा। वहीं पे क्या इंडिया एक डेवलप्ड देश बन गया? तो अगर सरकार पैसे बचा रही है, तो एक तरह से इंडिया की डेवलपमेंट पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमेशा डेफिसिट माना जाता है, ये ना स्टेटमेंट बनती है, इसलिए मैंने तुमसे पहले सवाल किया ताकि फिर मैं तुम्हें बता सकूं कि कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के लिए बजट या फिस्कल जैसे वर्ड आ जाए, सरप्लस अच्छा है या डेफिसिट अच्छा है? डेफिसिट, पर लो डेफिसिट। ऐसा भी नहीं कि हर साल इतना ज्यादा घाटा खा लो। अब देखो, घाटा खाने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली तुम्हें ये घाटा कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा। मतलब अगर लेट्स सपोज तुमने अपने, लेट्स सपोज किसी फ्रेंड के साथ खाना खाने गए, तुमने ज्यादा नहीं, चलो तुमने अपनी पॉकेट में सिर्फ 100 रुपए रखे हुए थे और तुमने आज उसे बोल दिया कि खाना मेरी तरफ से है, ठीक है, और वहां पे बाई चांस बिल सिर्फ ज्यादा नहीं कुछ 110 आ गया। अब 10 रुपए है नहीं तुम्हारे पास, तो एक बारी तुम उसे कहोगे ना, यार 10 रुपए दे दे, कोई बात नहीं यार, ट्रीट मेरी तरफ से थी, मैं 10 बाद में देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 रुपए आपने एक तरह से लोन लिया है ना, कि 10 रुपए, चाहे अगर दुकानदार जानता था तो दुकानदार को बोलोगे 10 रुपए मैं बाद में देता हूँ, तो लोन है ना। हर साल अगर मेरी सरकार घाटा खा रही है, हर साल ये 10 मतलब रोज जा रहे हो और रोज ही 10 का उधार करते आ रहे हो, एक दिन तो दुकानदार बोलेगा कि भाई अब 100 रुपए हो गए हैं, आज खाना ना खा, ये 100 रुपए वैसे ही देके चले जाओ, ठीक है। तो घाटा बढ़ता जाता है। अब यहां पे बात आती है कि कितना लोन एक कंट्री उठा सकती है। अल्टीमेटली ये सारा पैसा जितना डेफिसिट होगा, तुम्हें कहीं ना कहीं से लोन उठाना पड़ेगा। अब सरकार को अपना घाटा दूर करने के 3 तरीके हैं। मैं लोगों से लोन ले लूं, जो इंडिया के सिटीजन हैं इनसे लोन ले लूं। इनसे लोन, तुमसे लोन लेने का क्या मतलब होता है, सरकार ना बॉन्ड निकालती है, हाँ जी, हाँ, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जैसे मर्जी कह सकते हो। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरह से एक प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस क्या होगा, जैसे आप एफडी करवाते हो ना,
वैसे का ही डॉक्यूमेंट सरकार मार्केट्स में रिलीज करवाती है। ठीक है, मतलब जो लोग खरीदते हैं वहां पे अवेलेबल होता है, हर बैंक्स में भी होता है और जगह जगह पे सिक्योरिटीज में अवेलेबल है। तो सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम अपना घाटा पूरे करने के लिए एक पेपर निकाल देती है, जिसमें जितना तुम सरकार को पैसे दोगे, सपोज लाख रुपए तुमने सरकार को दिए, सरकार के उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि आज से 5 साल बाद आपके हम ये पैसे मोड़ देंगे। एफडी में भी ऐसे ही होता है ना, कि इतने की एफडी हुई है, साल बाद जाके मैच्योर होगी और इस पे इतना % इंटरेस्ट रेट लगेगा। सरकार के भी डॉक्यूमेंट पे सेम होता है, बस सरकार इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा देती है क्योंकि सरकार को अपना घाटा पूरा करना है। और दूसरी चीज, सरकार कहीं नहीं जाने वाली, तो वो चीजें जो जिन्हें मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का शौक होता है पर वो चाहते नहीं है कि कोई रिस्क हो, उनके लिए ये सबसे सेफ चीज है। क्योंकि सरकार तो कहीं नहीं जाने वाली ना, सरकार को तो पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। कंपनी का तो कल शेयर प्राइस डूब गया तो डूब गया, सरकार को तो लोन चुकाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से सरकार पैसा लेती रहती है, लोगों से भी ले सकती है। सेम तरीके से सरकार इंटरनेशनल मार्केट से, किसी और देश से, या जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो सारी दुनिया के देशों ने मिलकर बनाए हुए हैं। किसी को भी लोन चाहिए होता है वो उनसे ले लेते हैं, ठीक है, तो उनसे तुम लोन ले सकते हो उनसे। अब लोन भी जो होते हैं जब तुम इंटरनेशनल लेते हो, इसका फायदा क्या होता है, लोन्स 2 टाइप के होते हैं, मतलब हम हमारे रेफरेंस में भी, एक होते हैं सॉफ्ट लोन और एक होते हैं हार्ड लोन। जो एज अ कंज्यूमर हमें लोन ऑफर किए जाते हैं इन्हें कहते हैं हार्ड लोन। इन पे इंटरेस्ट रेट 10, 12, 15% होता है ना। जो सरकारों को लोन मिलते हैं ना, वो मिलते हैं 1%, 1.5% के इंटरेस्ट रेट पे, इन्हें कहते हैं सॉफ्ट लोन। मतलब क्योंकि 1% सरकार पे कोई हार्म तो नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट ही नहीं तो बहुत बड़ा हो जाए, तो सरकार के ये लोन्स को सॉफ्ट लोन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार बाहर से भी पैसा उठा लेती है। पर अगर मैं हर साल ये लोन जोड़ता जाऊं और सोचूं ही ना कि कितना पैसा मैं बियर कर सकता हूं, अगर मुझे ये उम्मीद है कि इस साल लेट्स सपोज तुम ये कमा रहे थे, ठीक है, मतलब ये तुम्हारी पॉकेट में आ रहा था, पर मुझे ये उम्मीद है कि अगले साल में 110 कमाने लग जाऊंगा, ठीक है, तो मैंने जो पूरे साल में लोन उठाए हैं मैं वो थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। शायद अगले साल में 120 खर्चने लग जाऊं, 125 खर्चने लग जाऊं, मैं पिछला थोड़ा थोड़ा करके चुका पा रहा हूं ना। तो तुम्हें ये देखना पड़ता है कि क्या तुम अपने लोन्स पे बैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर कोई कंट्री लोन पे करने में फेल हो जाए, जैसे लास्ट 3 सालों में पाकिस्तान के आगे ये 7-8 बारी सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान, मतलब ये न्यूज आती होती है कि शायद अगले महीने पाकिस्तान अपना लोन ना पे कर पाए। पाकिस्तान के सिर पे इतना ज्यादा लोन है कि पाकिस्तान जो अपना बजट बनाता है उसका 85% लोन पेमेंट में चला जाता है। यानी कि हर 100 रुपए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कमा रही है, 85 रुपीज किसी को लोन चुकाने में दे रही है। सिर्फ लोगों के लिए पीछे 15 रुपए रह जाते हैं एक तरह से हर 100 रुपए में। इसलिए देशों को देखना पड़ता है कि तुम कितना लोन उठा सकते हो। अब तीसरा तरीका गवर्नमेंट्स के लिए जो सबसे आसान तरीका है, पर ये पूरी इकोनॉमी की हालात खराब कर देता है, वो है कि नोट प्रिंट करना। देखो, जो तुमसे पैसा लिया है सरकार ने, अगर तुम्हें बोला है कि मैं 5 साल बाद तुम्हारे 1 लाख का, लेट्स सपोज 1.5 लाख दे देंगे हम तुम्हें 5 साल बाद, अगर मैं सरकार हूं, मैं 50,000 रुपए प्रिंट ही कर लूं, मतलब 1.5 लाख रुपए प्रिंट ही कर लूं और मैं कहूं ये लो तुम्हारा 1.5 लाख, ये सबसे आसान तरीका है। पर कैश प्रिंटिंग के कारण क्या होता है, जब मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा तो उस मार्केट जो आपकी करेंसी होती है ना उसकी वैल्यू गिर जाती है। इसका एग्जांपल मैं दूसरे तरीके से देता हूं। देखो, ज्यादा, चलो पहले तुम्हें लॉन्ग टर्म एग्जांपल देता हूं। लोगों की सैलरीज बढ़ रही है जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, ठीक है, लोगों की लिटरली 80s 70s में लोगों की सैलरी 100 रुपए 1000 रुपए भी होती थी, ठीक है, आज लाखों में भी है। ये हुआ क्या है, ये सैलरीज ही पहली बात क्यों बढ़ी। इसके साथ दूसरी चीज, तुमने अपने कभी ना कभी पेरेंट्स से सुना होगा कि हमारे टाइम तो मूवी टिकट्स 2 रुपए 2.5 रुपए की भी आ जाती थी, तुम्हारे टाइम 200-250 की आ रही। तो ये जमीन टिकट वही
चलो सिनेमाज बेटर हो गए हैं, है तो वही 3 घंटे बैठने के अंदर है। तो ये हुआ क्या है कि 2.5 रुपए की अगर टिकट थी, ये 250 पे कहां पहुंच गई, क्योंकि 2.5 रुपए हर पर्सन दे सकता है, तो वो कॉमोडिटी सबके एक्सेस में तो रहेगी नहीं, प्राइस अपने आप बढ़ते जाते हैं। वो तब तक बढ़ते हैं जब तक एक स्पेसिफिक लिमिट तक ना पहुंच जाए, जहां पे कुछ लोग खरीद पाएंगे, कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैंने करेंसी प्रिंट करके मार्केट में एक्स्ट्रा करेंसी डाल दी, लोगों के पास परचेजिंग पावर और बढ़ जाएगी ना, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, तो हर चीज के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने तुम्हें इन्फ्लेशन का कंसेप्ट बताया है। इकोनॉमी में ये कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे कि महंगाई कैसे बढ़ती है, पर ये सबसे आसान तीसरा तरीका ये माना जाता है कि करेंसी प्रिंट कर लो। ठीक है, और ये मैंने क्यों बताया है, इसे हार्मफुल माना जाता है हमेशा आपकी इकोनॉमी के लिए। इस टाइम आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो ये करने लगी है, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा लोन कहां से उठाएंगे तो देंगे कहां से। ठीक है, कोविड ने सिचुएशन गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की बहुत बुरी कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती, पर तुम्हें आने वाले टाइम का भी सोचना है कि मैं इतना लोन ही इस साल उठा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं उठा सकता। तो यहां तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना खर्चा कम करना पड़ेगा, या कमाई बढ़ानी पड़ेगी, या तीसरा तरीका है खुद ही करेंसी प्रिंट करके मार्केट में डाल दो, अपना लोन अपने आप खत्म हो। ठीक है, तो सरकार ये तीसरा तरीका करने लगी हुई है। तो ये होता है फिस्कल डेफिसिट के जब सरकार घाटा खाती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको, एक स्टेटमेंट तो मैंने बता दी कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट, घाटा अच्छा है। अब दूसरी स्टेटमेंट, क्या जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाती है सरकार का खर्चा कम होता जाता है? अगर हम डेवलप्ड देश बन गए, ठीक है, सारी सड़कें, फुटपाथ, हर चीज तैयार हो गई, पार्क्स तैयार हो गए, क्या सरकार का खर्चा कम होगा, बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि आज अगर कहीं सड़क नहीं है तो मेंटेन भी नहीं करनी, कल सड़क आ गई, कम से कम खड्डे तो भरने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो और खर्चा बढ़ता है। तो पहले हमारी नेसेसिटी है कि हम डेफिसिट में रहें ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें। बाद में हमारा खर्चा ये है कि जो अब डेवलपमेंट हो गई है उसे मेंटेन करने के लिए और ज्यादा खर्चा करें। तो दुनिया की कोई सरकार सरप्लस में नहीं होती, दुनिया की सारी सरकारें डेफिसिट में। ठीक है, जैसे अमेरिका लगा लो, अमेरिका दुनिया की सबसे ज्यादा कर्जे में है सरकार। ठीक है, पर दुनिया का सुपर पावर भी वही है। चाइना लगातार अपना डेफिसिट बढ़ाता जा रहा है, पर चाइना उतनी ही तरक्की भी कर रहा है। ठीक है, पर ये नहीं होता कि घाटे से तरक्की होती है। ठीक है, कल पता चले फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी और बोला उठाओ पैसा जितना मार्केट में अवेलेबल है, और इंडिया सारा डुबा दिया। ठीक है, सिर्फ उतना जितना बेयर कर पाए। जैसे पंजाब सरकार को पता ही होगा, पंजाब सरकार की हालत माड़ी है, वो इसीलिए है क्योंकि हद से ज्यादा लोन उठाए हुए हैं। अब चुकाने के लिए पंजाब सरकार लिटरली कहीं खर्च नहीं कर पाती, क्योंकि उतनी कमाई नहीं है जितना खर्चा है। तो अभी तो पुराने लोन चुकाने हैं, उसके बाद नए बारे सोचेंगे। तो इस मामले में सरकार इंडिया में जो सबसे ज्यादा बेटर करती है सरकार, देखो अल्टीमेटली फिर सरकारों को करना क्या पड़ता है, किस तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, कमाई बढ़ाओगे अपने आप ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर सरकारों को इंसेंटिव होता है कि और इंडस्ट्रीज को इनकरेज करो और बिजनेसेस को इनकरेज करो, और टैक्स आएगा और कलेक्शन होगी। तो इसी कारण जो आपकी साउथ की स्टेट्स है ना, वो नॉर्थ की स्टेट से ज्यादा अमीर है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अमीर स्टेट है, ये महाराष्ट्र का बजट सबसे बड़ा है, पर महाराष्ट्र के पास इसलिए इतना पैसा है क्योंकि मुंबई में जितना बिजनेस होता है इंडिया में और कहीं नहीं होता। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है मुंबई। हाँ जी, पहली प्रेफरेंस होती है कि तुम आरबीआई से लोन लोगे, पर अगर तुम्हें कहीं और से लोन लेना है, जैसे अब कोविड के चलते हुए आपकी
स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिशन दे दी गई कि आप इंटरनेशनल लोन भी ले लो, कोई बाहर से भी लोन देता है दे दो, ले लो, पर उसकी कंडीशन होती है। देखो अगर किसी स्टेट ने, लेट्स सपोज राजस्थान ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंटरनेशनल कंट्री से लोन ले लिया, अल्टीमेटली अगर राजस्थान नहीं पे कर पाएगा तो किसे चुकाना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाना पड़ेगा ना। तो होता क्या है कि अगर कहीं और से लोन लेना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी कि तुम्हें कितना लोन मिल सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखती है कि इस स्टेट के पास कितने पैसे हैं, कितना रेवेन्यू है, तो ये कितना लोन दे पाएंगे, उसी के मुताबिक वो लोन लेने देते हैं। ठीक है जी, मतलब स्टेट्स की क्रेडिट रेटिंग लगा लो तो उसी के मुताबिक वो लोन देंगे। ठीक है हाँ जी। क्या पैसा? ये नहीं, कोई एक्ट नहीं पास हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर तुम कहीं पैसे यूज करोगे चलेंगे वो। हुआ क्या है, जो लोअर करेंसी होती है वो सर्कुलेशन से खुद बाहर होती जाती है। ये आना पैसा, जैसे 50 पैसा अभी भी कहीं कहीं रेयरली वंस इन अ वाइल तुम्हें कहीं भी कोई 50 पैसा दे देगा, ठीक है, पर वो क्यों नहीं इतना दिखता? क्योंकि 50 पैसे का आता क्या है? जब 50 पैसे का कुछ आता नहीं तो उस करेंसी का बर्डन क्यों लेना? अल्टीमेटली उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर वो बैंक में जाएगा, बैंक को भी तो ट्रांसपोर्ट करने में कहीं ना कहीं जोर लगाना पड़ेगा, आरबीआई का भी तेल खर्च होगा, वो सब कुछ होगा। तो जो ये आना और ये सारे पैसे हैं इन्हें तबाह कर दिया जाता है जितने आरबीआई के पास जाते जाएंगे, क्योंकि वो एक आने का मिलेगा क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे उसको कॉइन की चाहे कोई वैल्यू पे कर दे, पर अपने आप में मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक आने का कुछ आना ही नहीं। हाँ नहीं, मना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर कोई 50 पैसे लेने को भी मना करेगा, और अगर एक एक आना करके तुम ऐसे पूरा डब्बा भर के ले जाओगे और उसे कहोगे यही रखो, उसे लेने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता, चाहे तुम जितना मर्जी छोटी करेंसी ले जाओ। ठीक है, लेट्स सपोज तुमने टीवी खरीदने जाना है, पूरा एक ड्रम भर के ले गए एक एक के सिक्कों का, उसे लेने पड़ेंगे, वो चाहे सारी रात उसके बाद बैठ के उसे गिनता रहे। ठीक है, वो मना नहीं कर सकता कि मैं एक एक के सिक्के नहीं दूंगा। तो ये कह सकता है कि यार क्यों इतना बर्डन दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर सकता है, मना नहीं कर सकता कि मैं ये करेंसी नहीं लेता, ये नहीं वो कह सकता, उसे लेने ही पड़ेंगे। इंडिया में तुम इंडिया की करेंसी को मना नहीं कर सकते, जो मर्जी करेंसी हो, ठीक है, लेनी ही पड़ेगी। तभी तो 50 पैसे अभी भी चल रहे हैं, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, 5-7 साल में तुम्हें एक बार 50 पैसे का सिक्का तुम्हारे हाथ में कहीं आके निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हें भी होगा ये अब क्या करूं इसका, या किसी ने जल्दबाजी में सिक्के पकड़ा दिए होंगे, लेट्स सपोज जैसे पार्किंग की पर्ची कटाते हो, 3 रुपए देने हैं, 12 रुपए हो गए ना जैसे गाड़ियों के, 3 रुपए देने हैं, तो 3 में कोई एक सिक्का 50 पैसे का दे देगा, फिर अब क्या करोगे उसका? घूमते रहो, वो 50 पैसे तुम्हारे साथ ही रहेंगे। या तो 50 पैसे के साथ कोई एक और 50 पैसा है, तब तो रुपया पूरा हो। 50 पैसे का तो कुछ है ही नहीं इंडिया में, अब करे तो क्या करे इसका? तो बस फिर वो एक यादगार बना के घर पे रख लो और उसका कुछ नहीं हो सकता। अगली जो चीज है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये क्या है? देखो, आपके जितने भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी ना अर्थ के ऊपर एक लिमिटेशन है। हम कोई भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट अर्थ के ऊपर करते हैं, जैसे कोई लेजर का हो गया, कुछ भी हो गया, हर एटम, हर मॉलिक्यूल के ऊपर हमारी ग्रेविटी काम करती है, तो वो थोड़ी सी ना रीडिंग्स में डिस्टॉर्शन जरूर आती है, मतलब परफेक्ट रीडिंग नहीं आती, जैसे हम कहते हैं ना कि आइडल स्टेट पे है, इससे बेटर चीज, इससे बेटर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ये बिल्कुल आइडल है। ठीक है, कहते हैं ना आइडल कंडीशंस, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती दो चीजों के कारण, एक तो आपकी ग्रेविटी, दूसरी जो हवा की फ्रिक्शन है। अभी भी हवा में तेज हाथ मूव करोगे, हाथ का रेजिस्टेंस महसूस होगी तुम्हें, ठीक है, रोकता है ना हवा आगे से, वो जो रेजिस्टेंस है
मतलब हमें लगेगा ये तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, हाथ हिल तो रहा है, पर जिन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी है बिल्कुल अप्रोक्सीमेटी से, उनके लिए ये भी गड़बड़ की चीजें हैं। तो सारी दुनिया ने क्या किया है, सारी दुनिया ने नहीं, 5 कंट्रीज ने मिलकर किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो उनकी एजेंसी है नासा, रशिया की तरफ से रास्कोमस, और जापान का जाक्सा, यूरोप का ईएसए और कनाडा का सीएसए, कनाडा स्पेस एजेंसी, यूरोप स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये जो आपकी जितनी एजेंसीज हैं, ये 5 कंट्रीज की, इन सब ने मिलकर क्या किया है, एक स्पेस में लैब बना दी है। उस स्पेस में जो लैब है उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहां से आपके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट के तौर पे वहां पे भेजे जाते हैं, वो 100-150 दिन वहां पे बिताते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं उस सबका सामान लेके जाते हैं वहां पे, वो बार बार उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके उनकी रीडिंग्स लेके फिर अर्थ पे लाया जाता है। स्पेस में जाके ग्रेविटी का असर खत्म हो जाएगा और एयर फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी, तो प्रॉपर आइडल कंडीशन में तुम उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। तो इसी के थ्रू हम प्रॉपर रीडिंग, फिर हम इतना क्यों खर्चा कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के पीछे, देखो अगर आइडल स्टेट का पता चलेगा तभी आगे कोई फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी बनानी है उसके बारे में पता चलेगा। पहले आइडल स्टेट की रीडिंग आए, फिर हम उसकी अर्थ की रीडिंग को कंपेयर करेंगे और उसी के थ्रू ये सारी चीजें बनाएंगे। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहां पे, ये आपकी अर्थ के ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं, लगातार ही घूमता रहता है। और इसकी ऑर्बिट की स्पीड ये है कि हर 90 मिनट में आपका एक बारी आपके ऊपर से निकलता है, सारी अर्थ के बिल्कुल ऊपर से, मतलब तुम्हें अर्थ पे चारों ओर हर 90 मिनट में ये तुम्हें दिखता ही दिखता है। दिन में नहीं दिखेगा, पर रात को कोई एक चीज, एक लाइट, ये ब्लिंक नहीं कर रही होती, बस एक लाइट तुम्हें बहुत ही स्लो स्लो, कभी जहां पे हमारे जैसे रात को हमारे शहरों में तो क्या प्रॉब्लम है कि लाइट पोल्यूशन है, हमें दिखता ही नहीं है क्लियर स्काई, पर जहां पे कोई लाइट पोल्यूशन नहीं होगा, कोई पहाड़ों में या कहीं पे बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पे, वहां पे तुम्हें एक 1.5 घंटा लगातार आसमान देखते रहोगे तो तुम्हें एक लाइट बहुत धीरे से जाती हुई दिख जाएगी। मतलब धीरे का मतलब है 30 को सेकंड के अंदर अंदर वो निकल जाएगा वहां से, है क्योंकि सारी अर्थ का चक्कर मारना है उसने 1.5 घंटे, तो पर वो तुम्हें 30 को सेकंड जाते हुए दिख जाएगा। वो जो चीज है वो प्लेन नहीं है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो 400 किलोमीटर ऊपर है वो, और वो चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज ने मिलके बनाया है। अब जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके अंदर भी क्या है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो आपकी अमेरिका और रशिया की बनती नहीं है ना, तो इन दोनों ने क्या किया है, 2 सेगमेंट्स हैं, एक आपके यूएसए का सेगमेंट है और एक आपके रशिया का सेगमेंट है, दोनों जुड़े हुए हैं पर अलग अलग है। रशिया अपने खुद के साइंटिस्ट भेजता है, और यूएसए और उसके साथ में जो बाकी कंट्रीज है, कनाडा, यूरोप, ठीक है, उनकी एजेंसी सारी अपने साइंटिस्ट यहाँ पे भेजती है। तो ये एक कोऑपरेशन भी दिखती है जहां पे रशिया और यूएसए एक साथ काम कर रहे हैं, और यहीं पे डिफरेंस भी दिखता है कि दोनों में आज भी ट्रस्ट की कमी है और अलग अलग। इसका दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि अब रशिया ने फैसला किया है वो इसे लॉन्ग टर्म में छोड़ ही देगा, रशिया अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा चाइना ऑलमोस्ट अपना स्टेशन, अलग स्टेशन बना चुका है वो, हैं जी, रिप्लेस नहीं करेगा। अरे तो उस तब तक अगला लॉन्च कर देंगे ना, रिप्लेस नहीं करेगा, वो सिर्फ चाइना का है। चाइना ने अपनी, देखो इन 5 कंट्रीज में चाइना नहीं था क्योंकि उस जमाने में चाइना की कोई वैल्यू भी नहीं डालता था। चाइना अमीर हो गया, चाइना के पास स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, चाइना कहता हम अपना अपना स्टेशन बना लेंगे। इंडिया भी बना रहा है, इंडिया 2030 में लॉन्च करेगा अपना स्टेशन। ठीक है, तो अभी हम ऑलमोस्ट 10 साल दूर हैं, इस साल को भी चलो वो गिन लो, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। ठीक है, तो अभी 10 साल दूर हैं अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने में।
चाइना लॉन्च कर करके मतलब 2030 में लॉन्च करना शुरू करेंगे। ये ऐसा नहीं होता कि एक बारी में ही अर्थ से चला जाता है, इतना भारी वेट अर्थ से नहीं जा पाता। ये क्या होगा, जैसे अब चाइना भी क्या कर रहा है, अलग अलग कंपोनेंट्स में ये बटा हुआ है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स क्यों भेजे हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स भेजे जाते हैं, साथ में एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उसे वहां पे आपस में टाई करके फिर अर्थ पे वापस आ जाएंगे, अगले एस्ट्रोनॉट जाएंगे, अगले कंपोनेंट लेके जाएंगे, ये बनाते बनाते 3-4 साल निकल जाते हैं, फिर जाके वो लैब तैयार हो जाती है, फिर लगातार एस्ट्रोनॉट्स भेज भेज के हम एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीजें काम करती हैं। क्लियर है? किसी को किसी भी करंट अफेयर में डाउट आज? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।